वेस्ट बैंक हेब्रोन किरियत अराबा सेटलमेंट में एक बड़ा स्टैबिंग ऑपरेशन हो गया है। 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं और उसके साथ साथ जो बेतलहिया की घटना जो मैंने कल जिससे वीडियो शुरू किया था और लास्ट में भी आपको बताया था, वो अभी तक जारी है। 24 घंटे हो गए हैं। करीब 15 से 20 हजार इजरायली सोल्जर्स से 4 से 5 हजार हमास के फाइटर्स, इस तरह का पूरा सिनारियो आज उभरा है। कल सिनारियो उभरा था कि 100-200 इजरायली सोल्जर्स को आइसोलेट करके कुछ चंद हमास के फाइटर्स ने एंगेज किया था। आज वो सिनारियो बड़ा हो गया है। एक बड़ी लड़ाई, बड़ा स्टैंड ऑफ बेतलहिया में इस समय चल रहा है। उसके साथ साथ कई और जगहों से इजरायली सोल्जर्स की चीखें सुनाई पड़ी हैं और इजरायली रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें पता नहीं कैसे ही हुआ, उसने उन चीखों को पकड़ लिया और वो पूरे इजराइल में ब्रॉडकास्ट हो गई। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आज। देखिए, सबसे पहले हम जो 10 खबरें हैं हम उन हेडलाइंस पे चलते हैं। वेस्ट बैंक में आज का दिन खास रहा क्योंकि जैसे किरियत अरबा के अलावा और भी कई जगह इंसिडेंट्स हुए। एक जगह तो फिलिस्तीनी जनता बम लेके हाथ में बम लेके पूरा निकल आई और आईडीएफ के सोल्जर्स और सेटलर्स के सामने आमने सामने की पूरी लड़ाई हुई। बेतलहिया के जैसे मैंने आपको बताया फाइट अभी तक चल रही है। उसके बाद देखिए, जो इलियास रॉड्रिगेज ने जो परसों इजरायली एम्बेसी के 2 लोगों को वॉशिंगटन में गोली मारी थी, दोनों मृत्यु को पहुंच गए थे, उसके नेबर ने यानी इलियास रॉड्रिगेज जो कि अमेरिकन सिटीजन है, उसने गोली चलाई। वो क्रिश्चियन है, लोगों ने कुछ पूछा था कल, वो क्रिश्चियन है, लैटिन अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन। उसका वो ना मुस्लिम है ना अरब है, उसका कोई कनेक्शन उस तरह से फिलिस्तीन से या मिडिल ईस्ट से दूर दूर तक का नहीं। बस वो उसके अंदर एक इंसाफ के लिए लड़ने की ललक है। और उस तरह के हजारों लोग हैं अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, जो वहां पर ब्लैक्स पे अत्याचार हो रहा है, जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनमें से वो है। और उसके एक नेबर ने आज ऐसा चौंका देने वाला बयान दिया क्योंकि जो उसका नेबर है वो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट है, वॉस्प है। और ये पूरा जो वॉस्प लॉबी है ये पूरी ट्रंप के साथ है, जिसको बिब्लिकल सेक्शन भी कहते हैं, जिनको हम लोग मतलब वाइट सुपरमेसिस्ट भी कहते हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट। तो वो है वो, और उसने जस्टिफाई कर दिया उसका है। ये भी बड़ी बड़ी खबर है जिसको तफसील में हम जाएंगे। चौथी बात, जो लोग कह रहे थे वो बात सच निकली। चाइना ने 8 पैकेजेस गाजा में पहुंचा दिए। बहुत बड़ी खबर है। चाइना के 60,000 8 पैकेजेस बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं गाजा में। उसके बाद इजराइल ने उस पर इतराज जताया। तो चाइना ने जो चाइना की कुछ प्राइवेट कंपनीज, और वो भी कुछ इलीगल तरह से कुछ इजराइल से ट्रेड कर रही थी, उसको चाइना ने बंद कर दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, चाइना ने बंद कर दिया है। और वेस्टर्न मीडिया अभी ये फैलाने में लगा है कि चाइना इजराइल का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वो ट्रेड पार्टनर था, लेकिन उसने अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सारी एंटिटीज हैं उनसे जो इजराइल का जो ट्रेड है वो बंद करा दिया था। उसके बाद प्राइवेट एंटिटीज कर रही थी, उन पे भी क्रैकडाउन हुआ है। उसके बाद देखिए, जो एक बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो खबर आई कि कई जगह आग लगने की जो घटनाएं हुई हैं, और ये आग लगने की घटनाएं एक लंबे समय से शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह सेटलर्स आग लगा रहे हैं फिलिस्तीनियों के फार्म्स पे, और बड़े स्तर पे। लेकिन फिलिस्तीनी इजरायलियों के और खासतौर पे जेरूसलम में, और जो आग उन्होंने लगाई थी वो मध्य इजराइल तक आ गई है। उसके बाद यमन ने अभी आज फिर 2 बार मारा है और बेन गुरियन एयरपोर्ट लगभग बंद सा हो गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी सरेंडर कर दिया है, कहा है कि माफ करिएगा 17 जुलाई तक हम अपनी फ्लाइट यहां से नहीं उड़ाएंगे। और आपको बता दें, मैं इस समय अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं हूं, कहीं और हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। उसके बाद देखिए, ईरान को जो इजराइल की घेरने की योजना है उसको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी IRGC है, जो ईरान की सेना है, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने कह दिया है कि हमारा हाथ ट्रिगर पे है, हमारी सेनाएं तत्परता के चरम पर है। और कल मैंने आपको ईरान के हथियारों के बारे में बताया था, आज भी उसके बारे में बात होगी। फिर देखिए, जो एक बड़ी घटना मध्य इजराइल में हो गई, इजराइल के अंदर, यानी गाजा नहीं, इजराइल। यहां पर जो नेजिव डेजर्ट है, और नेजिव डेजर्ट आप जानते हैं, वहां पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी
होने का बहुत बड़ा मतलब अंदेशा है। और इसी के नेजेव डेजर्ट में ही नेवातिम एयरबेस है, जिसपे ईरान ने जब 1 अक्टूबर 2024 पे ट्रू प्रॉमिस, जो ईरान का ट्रू प्रॉमिस 2 था, उस पर जो ईरान ने मारा था, तो वो वहां पर नेवातिम एयरबेस में वो लगा था। अब इसमें जो खबर आ रही है कि वहां पर कुछ इजरायली सोल्जर्स कुछ गड्ढों में गिरे। अब क्या वो गड्ढे वही हैं जो जो ईरान ने उस 1 अक्टूबर को क्रिएट किए थे? और अगर सच है ये, तो इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट इजराइल द्वारा, या कोई और बड़ी घटना है, उसके बारे में भी खुलासा हम करेंगे। फिर इजरायली सर्वे आया है और उसमें बड़ी खतरनाक खतरनाक जो बिब्लिकल बातें हैं, यानी जो पूरा एक, जो लोग कहते हैं कि 3 मोनोथेइस्टिक रिलीजन हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, और तीनों के आपस में बहुत सारे, जैसे आइजैक और मतलब अब ये जैसे इब्राहिम और मोजेस, इनको इस्लाम में भी मतलब प्रॉफिट का दर्जा है, आइजैक को भी है, इस्माइल को भी है। और उसको लेके जो बहुत सारे बिब्लिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इन लोगों के, इजराइलाइट्स के, क्योंकि इजराइलाइट्स भी एक ट्राइब है जो बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में मेंशन्ड है, और इनको फिलिस्तीनियों को ये लोग अमालिक कहते हैं। तो अमालिक्स को करने के लिए, मारने के लिए पूरा एक इजराइलाइट्स का एक अपना एक उन्होंने पूरा एक मतलब जो मैथोलॉजी है उसको इतिहास बना दिया, और उस तरीके से उसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उस पर एक सर्वे हुआ और बड़े चौंका देने वाले परिणाम आए। उसके बाद जो कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो इजराइल ने जो एड आ रही है थोड़ी बहुत, उसको लूटने में जो लगाया है, चाइनीज एड को भी इन लोगों ने लूटा था, उनके बारे में भी खुलासा हुआ है कि ये लूटिंग गैंग्स क्या है। और उसके साथ साथ अमेरिका, यूक्रेन, उसके बाद सीरिया, लेबनान, इन सारे एरियाज में भी जो भी हुआ है, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बेतलहैया में क्या हो रहा है। बड़ी ही दिलचस्प एक परिघटना है। इतनी लंबी लड़ाई, एक सिंगल लड़ाई नहीं खिंची अभी तक कोई भी। और उसमें देखिए सबसे बड़ी लड़ाई एक जून 2024 में हुई थी खान यूनिस के पास, जो करीब 6 से 8 घंटे चली थी। क्योंकि लड़ाई का नेचर यहां पर यह है कि आईडीएफ की फोर्सेस अपना ऑपरेशन कर रही हैं और हमास के फाइटर्स गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं, वो मार के गायब हो जा रहे हैं। और यही चीज अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं कि इससे कोई नया पैटर्न है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि अभी जो बार बार, यानी जैसे 100-200 इजरायली सोल्जर्स को कल लुभा के एक जगह हमास ने मारा था, उसके बाद इजरायली रीइंफोर्समेंट आए और एक जगह टिक के हमास उनको जवाब दे रहा है। ये बहुत दिनों बाद हो रहा है। हमास मार के गायब नहीं हो जा रहा। वही जो मैंने आपसे कहा था, हिट एंड रन की जो टैक्टिक्स है गुरिल्ला वॉरफेयर की, उसमें हिट एंड स्टे भी कर रहा है। अब हिट एंड स्टे भी देखिए वापस लाया है। ये जो पूरी एक चेंजिंग टैक्टिक्स है। अब बेतलहैया की जो अभी की स्थिति है, उसमें करीब आप सोचिए कि एक तरफ 10 से 15 हजार इजरायली सोल्जर्स की पूरी जो एक फौज है वो आगे पीछे हो रही है, और उधर हमास के 5 से 6 हजार, मतलब 5 से 6 हजार फाइटर्स। इतने फाइटर्स हमास ने केवल 7 अक्टूबर 2023 में एक्सपोज किए थे एक साथ। नहीं तो हमास तो 10-12 सोल्जर्स की टुकड़ियों में अपने को दिखाता है। उसके 5000 सोल्जर्स देखे आईडीएफ को, और आईडीएफ की हालत खराब हो गई। फिर वो 5000 सोल्जर्स गायब हो गए, अलग अलग दिशाओं में छितर गए। उसके बाद फिर वो दिखाई पड़े और फिर गोली चली। इस तरीके से 24 घंटे हो गए हैं और ये हो रहा है। और इस पूरे युद्ध को मैं मानता हूं कि एक जो हथियारों से युद्ध हो रहा है और एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा ये युद्ध है। क्योंकि आईडीएफ की सेना के बारे में रिपोर्टिंग यही है, अभी भी वही रिपोर्टिंग है जो पहले भी मैं कह चुका हूं, कि उसमें मानसिक रूप से विकलांग लोग भी हैं। उसमें 45 साल के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती ड्राफ्ट किया गया, जो लड़ना नहीं चाहते। और हमास मेरे ख्याल से ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आईडीएफ के लोगों का मनोबल टूटे। और वैसी खबरें भी आ रही हैं। ये जो चीखों की बात मैंने बताई, कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं आईडीएफ के सोल्जर्स ने भागने की कोशिश की, तो उन्हीं के अफसरों ने उन पर गोली चला दी, और उससे भी चीखें निकली हैं। मतलब लबोलबाब यह है कि इजराइल का जो पूरा एक मैकेनिज्म है, आईडीएफ का जो मैकेनिज्म है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। और इस ब्रेकडाउन को लेके एक मतलब मिलिट्री टर्म्स में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा ब्रेकडाउन इजराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेतन्याहू एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अब हम लोग खत्म कर देंगे, फिलिस्तीनियों को बाहर कर देंगे, हमास अगर सरेंडर कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिलिस्तीनियों को यहाँ से 20 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से हम डिस्प्लेस कर देंगे।
अब ये जो सारी बातें हैं एक तरफ ये हैं, और जो करने वाली सेना है उसकी क्या हालत है, ये पूरी सिचुएशन। अच्छा, अब देखिए जो स्टैबिंग अटैक हुआ किरियत अरबा में, जो कि हिब्रॉन है। अब हिब्रॉन में लंबे समय से इजराइल कोशिश कर रहा है कि जेनिन और तुलकरेम की तरह, जो हिब्रॉन साउथ वेस्ट बैंक में, वहां पर हिब्रॉन में कोशिश इजराइल कर रहा है कि वहां पर कोई ना कोई, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा खुला हुआ इलाका है, तो उसकी कोशिश है कि इसमें हम कुछ जूइश सेटलर्स और हम यहाँ पर बैठा दें हिब्रॉन में, और कुछ फिलिस्तीनी घर हैं उनको डिमोलिश कर दें। इसलिए हिब्रॉन में कुछ समय से इजराइल ऐसे ऑपरेट कर रहा था जैसे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अचानक आज जो किरियत अरबा सेटलमेंट है, जहां जूइश सेटलर्स भी हैं, वहां पर अचानक एक हमला हो गया, एक चाकूबाजी का हमला, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स, आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए, और जो जूइश सेटलर्स जो उनके साथ आए थे कि कुछ फिलिस्तीनी घर हैं थोड़े बहुत वहां, उनको हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, तो वो वहां से भाग गए। और उसके बाद जब वे वापस आए हैं तो फिर गोली चली। यानी हिब्रॉन में जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं बहुत ही चौंका देने वाली हैं, और ये वेस्ट बैंक का एक पैटर्न बनता जा रहा है। वो अभी मैं वेस्ट बैंक पे जब आऊंगा डिटेल में तो उसके बारे में भी बात करूंगा। अब देखिए जो एक जो बड़ी चीज हुई है कि जो इलियास रॉड्रिक्स, जिसने 2 इजराइल एम्बेसी के स्टाफर्स को गोली मारी और दोनों की मृत्यु हो गई अमेरिका में, वॉशिंगटन में, वो जूइश इंस्टीट्यूट में के एक फंक्शन में वो जा रहे थे, और उसमें उन लोगों ने जो गोली चलाई, मतलब उसमें जो इलियास रॉड्रिक्स ने गोली चलाई, उसको लेके सोचिए आज अमेरिकन मीडिया पहुंच गया इलियास रॉड्रिक्स के एक नेबर के पास, जो कि पूरा दाढ़ी रखे हुए बिल्कुल वाइट है। वो इलियास रॉड्रिगेस तो मान लीजिए लैटिन अमेरिकन है, हालांकि अमेरिका का सिटीजन है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी यहाँ रहे हैं, बिल्कुल बोनाफाइड है, कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। लेकिन जो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, जो इस तरह के बिब्लिकल बेल्ट के जो थोड़ा सा क्रिश्चियन फैनेटिक्स, वो है उसका नेबर। उससे पूछा गया कि ये बताओ कि उसने, और मीडिया उसके पास पहुंचा ये सोच के कि वो इसकी भर्त्सना करेगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने, और बड़ा, मतलब बूढ़ा हम कह रहे हैं उसको, लेकिन है वो तगड़ा सा लंबा सा जैसे उस बेल्ट के लोग होते हैं, उसने कह दिया कि इलियास रॉड्रिगेस ने तो 2 लोगों को मारा, लेकिन इजराइल ने गाजा में 50,000 को मारा है। इस तरह कह के वो चुप हो गया, और फिर उसने कहा कि युद्ध बंद करो। ये 3 सेंटेंसेस में उसने नाप दिया। ये 3 ऐसे वाक्य हैं जिनसे अमेरिकन मीडिया हिल गया। वो ये जो देखिए, ये है पूरी बात, ये है रेजिस्टेंस की ताकत, ये है हमास की ताकत, कि अपना बिना एक एक्टिविस्ट भेजे हुए, अमेरिका में कोई हमास का एक्टिविस्ट नहीं है जो ये सब कर रहा है, वहां के हमास एक विचार है, हमास एक विचार है। इसी से साबित होता है कि ऐसे लोग जिनका ना इस्लाम से कोई संबंध है, ना जो मुस्लिम है, ना जो फिलिस्तीनी है, ना ही उनका और किसी भी तरह का कोई भी एक उनका संबंध हो, या वो लोग कोई बहुत, जैसे मैं तो मान लीजिए हिंदू हूं, सनातनी हिंदू, 1857 पे इतने बड़ा मैंने हिस्ट्री लिखी है लिबरेशन स्ट्रगल पे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो हिस्टोरियन है और इन्होंने आज़ादी की लड़ाइयों पे लिखा, और ये मानते हैं कि हमास आज़ादी की लड़ाई इसलिए इनका इंटरेस्ट है। हालांकि पूरी बात वो सच नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है। इन लोगों के बारे में तो ये भी नहीं कहा जा सकता, ये लोग तो उस तरीके से कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख के, वो लड़का जिसने मारा वो 23-24 साल का है, 25 का होगा मैक्सिमम। ये जो आदमी जिसने बोला आज टीवी पे, इसको तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ये बोलेगा। लेकिन देखिए, लोगों के अंदर हमास एक विचार, एक प्रतिरोध का विचार, हर नाइंसाफी के खिलाफ कुछ होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। 50,000 लोग वहां मारे गए, अब तो संख्या ज्यादा हो गई है रोज। और पूरी दुनिया में जो प्रोटेक्ट पैलेस्टाइन वाला मूवमेंट चल रहा है, वो भी ये जो इस वृद्ध ने कहा, उससे ये भी जुड़ता है, क्योंकि प्रोटेक्ट पैलेस्टाइन मूवमेंट के तहत आज कई महिलाओं का वीडियो आया पूरी दुनिया भर से। अब सोचिए, लैटिन अमेरिका से आया, अफ्रीका से आया, यूरोप से आया, और वो लोग कैमरे पे रो रही हैं महिलाएं, और कह रही हैं कि इजराइल पे बाकी देश आर्म्ड इंटरवेंशन करें, यानी सशस्त्र जो हस्तक्षेप है वो इजराइल पे होना चाहिए, ये वो कह रही हैं। और दूसरी तरफ देखिए,
जो मैंने कल सवाल उठाया था, यहूदियों का जो अरब देशों से संबंध है, मैंने आपको एक जूइश बिजनेसमैन का नाम बताया था जो कि यूएई में बहुत ही पावरफुल है। और आज हम सऊदी अरेबिया में भी एक ऐसे हमने लोगों को ढूंढा है जो यहूदी हैं और सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, उनको बिजनेस मिल रहा है और उनके कहीं ना कहीं लिंक भी मोसाद से हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए जो एक और जो बड़ी खबर जो चाइना को लेके है कि क्या चाइना ने वाकई एड डिस्ट्रीब्यूट की है। अभी देखिए एक कार्यक्रम हुआ था 17 मई को और एक उसमें ग्लोबल इंपल्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसने एक पूरी खबर दी थी कि चाइना में 60,000 जो फैमिलीज को, और ये नहीं कि 60,000 पैकेट्स, 60,000 फैमिलीज को चाइना ने मदद पहुंचाई है। अच्छा, उस समय इस खबर को मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा था तो वो कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब ये कंफर्म हुई है कि चाइना चुपचाप कुछ अपने मदद यहां पर भेज रहा है। और ये चीज जो है इजराइल को बहुत नागवार गुजर रही है और इजराइल इस पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। और चाइना को, जैसे मैंने बताया, चाइना की कुछ एंटिटीज जो कि ट्रेड करती थी इजराइल से, उनको चाइना ने बंद किया है। और उसके साथ साथ ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन की बात है, इसके लिए भी चाइना देखिए तैयार हो रहा। और चाइना अगर तैयार हो जाएगा इसमें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि चाइना के को बहुत अमेरिका घेरे हुए है, उधर पूरा एक जो यूक्रेन में वॉर चल रही है तो रशिया उसमें फंसा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चाइना इसमें देखिए वो जिस तरीके से काम कर रहा है, और चाइना की जो हिस्ट्री है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, माओ त्से तुंग बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने 1965 में फिलिस्तीनी, मतलब जब यासर अराफात उभर ही रहे थे उस समय, उन्होंने फिलिस्तीनी प्रतिरोध का ऑफिस बीजिंग में बनवाया था और कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, अमेरिका ने ज्यादती की है, और उन्होंने उस समय 1965 में बनवाया था। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे पहला, अरब वर्ल्ड को छोड़ दें तो उसके अलावा सबसे पहला बीजिंग में ही ऑफिस पीएलओ का बना था। और उसके बाद भी लगातार माओ त्से तुंग की लाइन रही है। माओ त्से तुंग एक चाइना के फादर फिगर हैं और वहां पर जो जी जिनपिंग, जो इस समय चाइना के प्रीमियर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी माओ त्से तुंग विचारधारा के हैं। और उन्होंने भी इस चीज को बार बार कहा है कि हम लोग फिलिस्तीनियों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और किसी भी हद तक जाने का मतलब आप समझ रहे हैं। और चाइना जहां जाएगा वहां रशिया जरूर आएगा। और चूंकि अच्छा ईरान का एंगल है, क्योंकि चाइना, ईरान, रशिया ये तीनों एक हैं इस समय, इतने मजबूती से एक है कि जिसकी मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। इजराइल डेस्परेट है कि अमेरिका ईरान पे अटैक करे, लेकिन अमेरिका नहीं कर रहा। वो जानता है कि अगर हमने कर दिया तो फिर पुतिन नाराज हो जाएगा, उसके बाद जो 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 ईरान जवाब देगा वो तो अलग है, लेकिन पुतिन नाराज होगा, चाइना नाराज होगा। इन सारी बातों का देखिए एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी ये कहे, चाइना ने अपने जो इलीगल एंटिटीज चाइना की थी जो इजराइल से ट्रेड कर रही थी, उनको किसी भी तरीके से उनको बंद करा दिया है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर जो चीखें सुनाई दी हैं, जो खासतौर पे सेंट्रल गाजा में, और जिसमें कुछ आईडीएफ सोल्जर्स ऐसा लग रहा है कि भाग रहे थे, उनको उन्हीं के अफसरों ने गोली मारी। और वो जो चीखें हैं वो चाइना, जो इजराइल, जो गाजा में हुआ कि इजराइल आईडीएफ के सोल्जर्स भाग रहे थे, उन पे उनके अफसरों ने गोली चलाई। तो अब ये जो चीखें हैं ये इजराइल के रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ गई। अच्छा, ये बात नेचुरल है, क्योंकि भाई आईडीएफ की जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उनकी रेंज में थे, आईडीएफ के सोल्जर्स भाग रहे थे, उन पे गोली चलाई, उनकी चीखें हैं, तो वो आईडीएफ की मतलब जो आईडीएफ का जो रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी ने पकड़ करके रिले किए। इजराइल में ये बात फैल गई कि अरे ये कैसे हो गया, लोगों ने सोचा हमास ने हमला कर दिया। लेकिन ये जो हो रहा है देखिए, ये आईडीएफ जैसी फोर्स के लिए तो कितनी, मतलब आप सोचिए कि जलालत की बात है कि वो वहां लड़ने पहुंचे हैं और ये वहां हो रहा है। और दूसरी बात देखिए नजेब में क्या हुआ। नजेब में जो, मतलब अब ये देखिए एक रहस्य है अभी, लेकिन जब ईरान ने जो 1 अक्टूबर को हमला किया था, बड़े बड़े क्रेटर्स बनाए थे, बड़े बड़े उस हमले से काफी इजराइल का नुकसान हुआ था, बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, उन गड्ढों में इजरायली सोल्जर्स गिर गए। कैसे गिर गए भाई? और नजेब में, मतलब वो कोई गाजा के पास नहीं है, वो एकदम मध्य इजराइल में, और नजेब में जाके इजरायली सोल्जर्स गिरे हैं, वहां पर कुछ लोग मारे भी गए। क्या वहां पर कोई गतिविधि, क्या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने
नेजिव में घुस के कुछ बम प्लांट किए हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो मेन इजराइल है, वहां के जो अरब सिटीजन है वो भी अब विरोध करने लगे। आज ही अल फहम एक बड़ा शहर अभी जो इजराइल के अंदर है, लेकिन अरब शहर है। और मैं आप जानते हैं 20% अरब्स वहां पर इजराइल की जो इजराइल की ऑफिशियल जो जनता उसका हिस्सा है, 20% अरब्स। उनको हालांकि सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है, उनको पूरी राइट्स नहीं है जितनी जूस को हैं, लेकिन वो हैं सिटीजन, वोट भी करते हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, हालांकि उनको बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब वो लोग जो हैं, क्योंकि इजराइल से जुड़े, इजराइल के सिटीजन हैं, इसलिए और वहां पर इजराइल ने लंबे समय से क्रिमिनल गैंग्स वगैरह बना के ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है, उनकी सारी एकता तोड़ दी, उनकी राजनीतिक चेतना खत्म कर दी। लेकिन फिर भी वो लोग बाहर आ रहे हैं। और अल फहम में आज जबरदस्त लड़ाई हुई, कभी ये इजराइल ने उम्मीद नहीं की थी। कम से कम 5 से 6 हजार अरब निकल आए इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। वहां पर देखिए बड़ा मुश्किल है प्रदर्शन करना इजराइल के खिलाफ, और वहां पर सीधे क्रैकडाउन होता है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वो 5 से 6 हजार अरब निकल आए, उन्होंने झगड़ा किया, उन्हें मारपीट हुई इजरायली फोर्सेस से, एक बड़ी घटना हो गई। और फिर नजीब में ये जो घटना हुई है, जो इजरायली जो सोल्जर्स हैं ये क्रेटर्स में गिरे हैं, इससे तो बिल्कुल जैसे एक माहौल ही बदल गया है। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बैंक में और जगह जो झड़पें हुई हैं, सिंजिल जो कि जो रमल्ला के नॉर्थ में है, रमाला जो कि गद्दार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का बेस है, वहां पर आज कन्फ्रंटेशन आईडीएफ और फिलिस्तीनी युवाओं में हुआ। आज एक टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन यूनियन है जूस का, उस मतलब जायनिस्ट का, उसने ये एक वीडियो जारी किया जिसमें 13 जो रब्बाइज हैं, 13 रब्बाइज बोल रहे हैं कि मंडे को, आज सैटरडे है, मंडे को, परसों अल-अक्सा मस्जिद को में बड़ी संख्या में जाके जूस उसको पूरा कब्जा कर लें। अब ये जो बातें हैं देखिए पहले भी हो चुकी, मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पहले भी हो चुकी है। और 2021 में तो बाकायदा जब यहिया सिनवार थे तो इस पर युद्ध हुआ था और इजराइल हारा था। तो ये देखिए एक फ्लैश पॉइंट है। मंडे को देखते हैं क्या होता है। हिम्मत नहीं करते हैं ये लोग, बोलते हैं हिम्मत नहीं करते, हिम्मत करेंगे तो फिर वो दूसरी तरह का जवाब भी मिलेगा। उसके बाद देखिए आज एक जेरिको भी हिब्रॉन के पास है, साउथ वेस्ट बैंक में। यहां पर भी एक अल मराजात एरिया है, यहां के एक एलिमेंट्री स्कूल, अरब एलिमेंट्री स्कूल में सेटलर्स घुस गए, यानी जूइश सेटलर्स, और इन्होंने पूरा डिस्टर्ब उसको किया। उसके बाद फिलिस्तीनी वहां पर दस्ते आ गए, फिलिस्तीनी युवकों के, उन्होंने फिर वहां पर जम के लोहा लिया। उसके बाद देखिए बहुत सारी, आज एक एक्टिविस्ट लड़की थी 13-14 साल की फिलिस्तीनी, और वो बहुत ही खुश मिजाज और वो बहुत हंसती थी और सबकी मदद करती थी, उसको टारगेट करके इजराइल ने आज मार दिया। ऐसे ही एक इजरायली नर्स है, फिलिस्तीनी नर्स है। उन फिलिस्तीनी नर्स को वो बहुत मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व थी गाजा में, उनके करीब 10 बच्चे थे, उसमें से 9 बच्चों को टारगेट करके मारा है जब वो काम पे थी। और वो जब घर आए उन्होंने देखा उनके 9 बच्चे मरे हुए। ये देखिए ऐसे इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि मोरक्को में आज देखिए फिर से 66 सिटीज में 96 डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, 66 शहरों में 96 प्रदर्शन हुए। मोरक्को में ये रिकॉर्ड पूरा टूट रहा, जबकि मोरक्को की सरकार पूरी तरह से इजराइल के साथ है। वहां वॉर एक्सरसाइजेस आईडीएफ कर चुका है, और वो जो जिस यूनिट ने वॉर एक्सरसाइजेस की वो अभी गाजा में कत्लेआम कर रही है। उसके बाद भी मोरक्को में एक सिविल अपराइजिंग जैसी एक सिचुएशन बनती जा रही है। उसके बाद देखिए रमल्ला में ही, जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी का कैपिटल है, वहां पर टुरमुस अय्या नाम के शहर में, वहां पर भी फिलिस्तीनी युवकों ने जूइश सेटलर्स पे गोली चला दी, और उसके बाद वहां भी संघर्ष हुआ है कई घंटों। ये एक बड़ी बात है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि नाब्लस में के कई इलाकों में जो युवक हैं हाथ में बम लेके सैकड़ों की संख्या में निकले, ये एक बड़ी चीज हो रही। जो होममेड बॉम्ब्स हैं इनके स्क्वाड बना के, जैसे आप सोचिए कि करीब 50-60 लड़के एक लाइन में आते हैं, बम फेंकते हैं, पीछे जाते हैं, दूसरी लाइन आती है, वो बम फेंकती है, वो पीछे जाती है, फिर वो एक लाइन आती है। इस तरीके से हो रहा है। इसका जो वो है मुकाबला, वो इजराइल नहीं कर पा रहा है। उसके बाद
जो अमेरिकन कुछ पॉलिसी मैगजीन्स हैं उन्होंने छापा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हूतीज के सामने सरेंडर कर गया बहुत ही शर्मनाक है। उससे जो मैसेज गया है कि इजराइल हार गया है, उससे मैसेज जा रहा है इजराइल हार गया और नेतन्याहू अब डेस्परेट है। और ट्रंप की बात इसीलिए नेतन्याहू सुन नहीं रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रंप ने हालांकि धमकी दी है, जो खबर आ रही है, जो पर्दे के पीछे की खबर है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि हम अगर नेतन्याहू ने बात नहीं मानी तो फिर हम दूसरी तरह की कार्रवाई हम करेंगे। उसके बाद देखिए जो रिलीजियस एंगल इस पूरी लड़ाई का है, इसमें करीब 82% इजरायलीज कहते हैं कि एथनिक क्लेंजिंग गाजा में होनी चाहिए। अब सोचिए, अब जबकि 60% से 70% इजरायली ये मानते हैं कि वॉर रुकनी चाहिए और अभी जो इजरायली प्रिजनर्स हैं हमास के पास उनको छुड़ाना चाहिए, वो 70% मानते हैं। लेकिन 82% इजरायली ये मानते हैं कि अल्टीमेटली फिलिस्तीनियों को वहां से निकल जाना चाहिए, वहां से भगा देना चाहिए। और उसके पीछे रीजन क्या है कि ये लोग फिलिस्तीनियों को अमालिक समझते हैं। अब अमालिक कौन? अमालिक देखिए एक बड़ी, वो जो आप उसमें जाइए, हिब्रू बाइबल में जाइए तो वहाँ कुछ इजराइलाइट्स की ट्राइब थी जो इज़ाक और इस्माइल के उससे, क्योंकि हम अभी हमारा वो विषय नहीं है, हम उस पर मैं जानता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आपको एक थोड़ा सी झांकी दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर जो पूरा एक प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट आइज़ाक, इस्माइल और जेकब और इस तरह के जो वो हैं, जो सारे जो प्रॉफिट्स है जिनसे माना जाता है, इजराइलाइट्स भी निकले, जूस भी निकले जिनसे माना जाता है, क्रिश्चियंस भी निकले जिनसे माना जाता है कि मुस्लिम आइडियोलॉजी भी आई। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसमें अमालिक को, जो ये जूस हैं इस समय, जो ज़ायनिस्ट हैं, सारे जूस नहीं, जो ज़ायनिस्ट हैं, ये मानते हैं कि जो अमालिक्स हैं वो आज के फ़िलिस्तीन से, और अमालिक्स ने इजराइलाइट्स को नुकसान पहुंचाया था प्री हिस्ट्री में, मतलब उसकी कोई डेट नहीं है वो पूरा, तो वो अब उसको बदला लेना है और इसलिए वो चाहते हैं कि फिलिस्तीनी यहाँ से हटे। देखिए कितने सारी मैथोलॉजीज, उधर क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट एक मैथोलॉजी लेके चल रहे हैं जो ट्रंप के साथ हैं, उनका एक अपना प्रोजेक्ट अलग चल रहा है कि हम जूस की मदद क्यों करें, तो वो उनका अलग एक अलग लॉजिक आ रहा है। वो तो उस तरह से क्रिश्चियंस भी नहीं है, इवेंजलिकल हैं, बॉर्न अगेन अपने को कहते हैं कि जो बीच भटक गए थे फिर से क्रिश्चियन हो गए। उसका क्या मतलब है? कुछ मतलब ना वो कैथोलिक है ना प्रोटेस्टेंट है, लेकिन वो भी ये वाइट एंग्लो प्रोटेस्टेंट वॉस्प के पार्ट हैं। ये सारी बातें देखिए आपको अमरीश मिश्रा स्पीक्स में हम इसलिए बताते हैं ताकि एक झांकी आपको हम दे सकें कि पूरे ये जो संघर्ष विश्वव्यापी इस समय अब हो गया है गाजा का, इसके कितने डायमेंशन हैं। और इसमें देखिए अलग अलग जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अभी युद्ध क्योंकि पूरे अपने चरम पे है तो हम इस पे आपको रिपोर्ट करते रहेंगे और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इन गहन विषयों पर भी वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।